What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. कोड देखिए कितनी शानदार है. Every day is a new opportunity to change your life and be who you want to be. तो देखिए जिस तरीके से डेली सूरज की नई किरण निकलती है, सूरज डेली मॉर्निंग में जब सूरज निकलता है तो नई किरण के साथ ये बताता है कि फिर से नए दिन की शुरुआत हो गई है. तो हर एक नए दिन की शुरुआत में हर एक उस नए दिन के आगे जो आपके सामने आने वाला है, आप अपने आप को डिसाइड कर सकते हैं कि आपको करना क्या है अपनी लाइफ में. कोई भी दिन हो यार, हर एक दिन आपको एक नई अपॉर्चुनिटी देता है, नई बातें करने की, नया कुछ सोचने की, नए कुछ गोल बनाने की, अपनी लाइफ को नई डायरेक्शन देने की. तो कभी भी अगर आपको लगता है कि आपका पास्ट जो है वो अच्छा नहीं रहा है, किसी रीजन की वजह से आप पास्ट में कुछ अच्छा नहीं कर पाए हैं, तो हर एक मॉर्निंग आपको एक नई अपॉर्चुनिटी देती है कुछ नया करने की. तो अगर आपको अब तक भी ये लग रहा है कि मेरी लाइफ एक अच्छी डायरेक्शन में नहीं चल रही है, तो किसी भी एक दिन क्यों, आज ही मॉर्निंग में उठिए और डिसाइड कीजिए कि मुझे ये करना है. और उसके लिए अच्छे से सोचिए एक बार, और उसको सोचने के बाद में जो करना है यार करिए, उस पे इतना ताक-झाँक करने की क्या ज़रूरत है? जब एक बार लाइफ में कुछ करना है, यहाँ पे आए हैं, कुछ करके ही जाना है. ऐसे थोड़ी ना कि टाइम पास करने आए हुए हैं यहाँ पे. तो अपनी लाइफ को गोल डिसाइड कीजिए अच्छे से और उसको डायरेक्शन दीजिए अच्छे से. आज ही का दिन डिसाइड कर लीजिए या फिर अपने हिसाब से जो भी लगे, पर हर एक दिन आपको नई अपॉर्चुनिटी देता है, ये आप लोग याद रखिए. ओके, तो 11 मई है. देख लेते हैं कौन से द हिंदू के आर्टिकल डिस्कस करने हैं. पीआईबी में मैंने देखा आज कोई न्यूज़ नहीं थी. अगर किसी को लगता है कि मैं स्किप करता हूँ, कई सारे मैंने कमेंट देखे थे, तो आप लोग खुद जाके चेक कर सकते हैं. मैं कभी भी चीज़ों को स्किप नहीं करता हूँ. वहाँ पे जिस दिन नहीं होती है न्यूज़, मैं तभी न्यूज़ को यहाँ पे डिस्कस नहीं करता हूँ. तो ऐसा मत सोचिए कि मैं यहाँ पे कुछ स्किप करूँगा किसी भी तरीके से. ओके, तो वहाँ पे अच्छी न्यूज़ नहीं थी, इसलिए मैंने वहाँ से कोई न्यूज़ नहीं उठाई. ठीक है, आइए अब देख लेते हैं. और एक क्वेश्चन और कई बार पूछा जा रहा है मेरे से फेसबुक पेज पर भी, इनबॉक्स में भी और वैसे कमेंट में भी, कि न्यूज़पेपर कब तक पढ़ना चाहिए. देखिए न्यूज़पेपर आप चाहें तो अब 2-4 दिनों के बाद में पढ़ना बंद कर सकते हैं, पर लेकिन थोड़ा-सा टच में रहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा. मतलब वीडियो वगैरह है, अब जैसे मान लीजिए आप बैठ के नोट्स बनाते हैं, बाकायदा वीडियो को लेके पूरा टाइम लगाते हैं, रोक-रोक के वीडियो को पॉज़ कर के उसके नोट्स बनाते हैं, तो वो सब करना बंद कर दीजिए आप. जैसे कि मान लीजिए खाना खा रहे हैं, तो खाना खाते हुए वीडियो सुन ली, या फिर कोई और काम कर रहे हैं, तो वो काम करते हुए वीडियो सुन ली. तो अब इतना कर सकते हैं, थोड़ा टच में रहने से ये रहेगा. देखिए जैसे आज के आर्टिकल है, तो आज के आर्टिकल में कुछ नया नहीं है. द हिंदू में भी आप लोगों को साथ में साथ रिवीजन मिलेगा. आज के आर्टिकल सारों में मैक्सिमम रिवीजन का पॉइंट है, बहुत ही कम नया कुछ पढ़ाने को है. तो इस तरीके से यहाँ पे भी रिवीजन ही होगा. तो आप लोग वीडियो को सुन सकते हैं, पर जो न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ रहे थे, उस न्यूज़पेपर को आप अब कम थोड़ा-थोड़ा कर करके अब साइड में कर सकते हैं, जब तक प्रीलिम्स कंप्लीट नहीं होता आपका. ठीक है? तो इसलिए थोड़ा-सा फोकस करने की कोशिश कीजिए. और वीडियो को भी बिल्कुल लेके नहीं बैठना है कि हाँ, वीडियो को बिल्कुल प्रॉपर वे में नोट्स बनाने हैं. वो बाद में कर लीजिएगा, टाइम बचा रहेगा आपके पास में. बस ये है, थोड़ा टच में रहेगा तो आपको जब 1 महीने बाद फिर से चीज़ों को उठाओगे, तो ऐसा नहीं लगेगा कि यार पता नहीं दुनिया कहाँ की कहाँ हो गई. ठीक है? तो थोड़ा-सा वीडियो को सुनते रहें, जिससे कि आप लोगों की टच में बनी रहें चीज़ें. और वीडियो को भी ऐसे सुनना है, घूमने रनिंग करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उस टाइम पे सुनना है. ठीक है? और वैसे अपना कंप्लीट फोकस प्रीलिम्स पे दिए. सेकंड वाली वीडियो आप लोग पूरी सुन सकते हैं अच्छे से बैठ के, क्योंकि वहाँ पे मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ कंप्लीटली, और रिवीजन का ही पोर्शन वहाँ पे मैक्सिमम चल रहा है. वहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, रिवीजन करता हूँ, तो वो वीडियो को आप लोग अच्छे से सुन सकते हैं कंप्लीटली. ठीक है? आइए अब देख लेते हैं क्या-क्या डिस्कस करना है हम लोगों को. ये वाला फर्स्ट आर्टिकल जो है कर्नाटका की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो इस वाले में कुछ डिस्कस करने के लिए नहीं है. ये वाला आर्टिकल काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा गया है ट्रिपल तलाक के बारे में. तो ट्रिपल तलाक का क्या प्रोविज़न था, जो कि इस्लाम में चीज़ें थी, और आज उसको क्या बना दिया गया है. तो उन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया गया है, और फिर से केस स्टार्ट होने जा रहा है, आज से हियरिंग स्टार्ट होने जा रही है. तो उस केस के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है, तो आर्टिकल को काफ़ी अच्छे से देखेंगे. ठीक है? ये वाला आर्टिकल साउथ कोरिया में अभी इलेक्शन हुए हैं प्रेसिडेंट के, तो वहाँ पे नए प्रेसिडेंट चुन के आए हैं. तो उनके रिलेटिव जो चीजें हैं, इस आर्टिकल को यहीं पे देख लेते हैं, क्योंकि साउथ कोरिया की पॉलिटिक्स है. ओके, ये देखिए जो नए प्रेसिडेंट चुन के आए हैं, ये है मून जे हिन. ठीक है ना, मून बोलेंगे इनको. ये है पार्क गुन है, इनको इसको पार्क बोलूंगा मैं कंप्लीट डिस्कशन में. ठीक है? तो यहाँ पे एक बार पहले आप कंप्लीट मैप में एक बार देख लीजिए. देखिए ये हो गया इंडिया. यहाँ पे इंडिया के रेफरेंस में अगर आप इसको देखें, तो ये हो गया यहाँ पे साउथ कोरिया. ठीक है? तो साउथ कोरिया यहाँ हो गया, ऊपर नॉर्थ कोरिया हो गया. ओके, अब आप यहाँ पे आ जाइए मेन मैप में. ये यहाँ पे मेन मैप हो गया, ये ऊपर नॉर्थ कोरिया हो गया और नीचे हो गया साउथ कोरिया. ओके, साउथ कोरिया की सियोल हो गई और यहाँ पे प्योंगयांग हो गया. ये इनकी दोनों की कैपिटल हो गई, ये डीमिलिटराइज्ड जोन है दोनों के बीच में. ठीक है? तो यहाँ पे कोई मिलिट्री नहीं है. तो इसको आपको जो इसके बीच में एक पैरेलल लाइन थी, उसके पैरेलल लाइन का नाम भी बताना है, जिसके बेस पे इसको डिवाइड किया गया था. ठीक है ना? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा उसको.
तो देखिए हुआ क्या था, जो ये पार्क गुन हे थी, इनका इम्पीचमेंट हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, इनको करप्शन के केस में लिप्त पाया गया और उसी के बेस पे जब इनका इम्पीचमेंट हुआ तो फिर यहाँ पे कई सारी चीजें उभर के आई। एक तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड और फिर कई तरीके से इंटरफेयर भी किया गया था जुडिशरी के अंदर, वो भी चीजें देखने को मिली थी यहाँ पे। और इसके अलावा भी ये कई सारी चीजें देखने के लिए ये आई थी कि जो ये वाली पार्क गुन हे थी, ये क्या थी, हमेशा नॉर्थ कोरिया के साथ में एक तरीके से लड़ाई करने के चक्कर में थी। मतलब कभी भी ये शांति बनाने के चक्कर में नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखें आज की डेट में यूएसए का मिलिट्री बेस है। यहाँ पे यूएसए का जो थर्ड का मिसाइल का सिस्टम है, जो कि एक रडार सिस्टम है, जिससे पता चलता है कि ये मिसाइल छोड़ेंगे तो उसको हवा ही हवा में डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, वो भी इनकी वजह से यहाँ पे लगा दिया गया। ठीक है, तो इन दोनों के जो रिलेशन है वो इतने ज्यादा और ग्रेव कंडीशन में पहुंच गए इनके होते हुए, पार्क के होते हुए। पर लेकिन अब यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए हैं तो ये अब मून चुन के आए हैं, ठीक है ना, तो मून बोलूंगा मैं, इनको याद रखना। तो मून चुन के आए हैं, तो ये जब मून चुन के आए हैं, इनको बोला जा रहा है बहुत ही लिबरल थिंकिंग के आदमी है। मतलब इन्होंने आते ही बोला है कि मैं प्योंग योंग के साथ में बात करनी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये बात करनी स्टार्ट जैसे इनके साथ में करेंगे तो लिबरल प्रोग्रेसिव थॉट के आदमी है। और इन्होंने यहाँ तक भी बोला है कि जैसे कि यहाँ पे जो मिसाइल सिस्टम यूएसए का रखा हुआ है तो कोशिश की जाएगी उसको हटाई जाए। इन्होंने अपने कैंपेन के दौरान में भी इस तरीके की चीजें बोली थी। इनका जो मोर फोकस रहेगा आज की डेट में एम्प्लॉयमेंट के उसमें, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के उसमें, और लोगों की हेल्थ के बारे में सोचने के बारे में, और जो जितने भी स्टेट है यहाँ पे आसपास में सॉरी, उसके साथ में रिलेशन अच्छे करने का इनका फोकस रहेगा। तो ये अगर इस तरीके के लीडर चुन के आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रोग्रेसिव थॉट के लीडर है और एक पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं, तो इसका मतलब आगे आने वाले टाइम में ये आशंका लगाए, ये मतलब अंदेशा लगाया जा सकता है कि दोनों के बीच में रिलेशन कहीं ना कहीं अच्छे हो सकते हैं। आर्टिकल में दो तीन बातें और बताई गई हैं। देखिए नॉर्थ कोरिया को, अगर नॉर्थ कोरिया आज की डेट में इतनी टेंशन क्रिएट किए हुए है यूएसए को, तो कोई ना कोई आदमी देखिए कब चटपटाता है, आदमी तब चटपटाता है जब उसके साथ में कुछ गलत होता है। मान लीजिए आपने देखा होगा नॉर्मली मूवियों में भी, जिस तरीके से मुर्गे को अगर काटा जाता है या फिर बकरे की हलाली की जाती है, जो किया जाता है उस टाइम पे, तो कितना चटपटाते हैं वो। ठीक है, तो वो एक इसी तरीके से नॉर्थ कोरिया को आप लोग बोल सकते हैं। नॉर्थ कोरिया के ऊपर इतने इकोनॉमिक सैंक्शन लगा रखे हैं, ठीक है ना, उनकी इकोनॉमी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जो जो थोड़ी बहुत उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती है वो चाइना के साथ में चलती है। एक तो ये बात हो गई। इसके अलावा क्या हो गया, इनके यहाँ पड़ोस में ही लाके थर्ड सिस्टम रख दिया गया है। यूएस से हर टाइम मौका देखता रहता है कब मिले और कब इनको कंट्रोल में किया जाए। तो जब आदमी के साथ में इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो यार वो कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा करने की सोचेगा। इसीलिए यहाँ पे मिसाइल के सिस्टम पे इतनी एक्टिविटी दिखाई जाती है कि ये हर दूसरे तीसरे महीने में नई मिसाइल लॉन्च करने के बारे में सोचते रहते हैं, हर टाइम न्यूक्लियर वेपन पे फोकस करते हैं। न्यूक्लियर वेपन पे फोकस करने का इनका रीजन भी है। अगर ये न्यूक्लियर वेपन पे फोकस नहीं करेंगे तो कल को यूएस से आके इनको जरा सी देर में दबा लेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियर वेपन पे ये इसीलिए फोकस करते हैं ताकि एक डिटरेंस बना रहे। अगर इनके पास में न्यूक्लियर वेपन रहेगा तो यूएसए को कुछ भी करने से पहले 4 बार सोचना पड़ेगा। आप सेम कंडीशन इंडिया और पाकिस्तान के केस में देख सकते हैं, दोनों के पास में न्यूक्लियर वेपन है, इसीलिए एक लेवल पे डिटरेंस बना रहता है, वरना चीजें इतने एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाएंगी कि समझ में नहीं आएगा। तो दोनों थोड़ा बहुत रुकते हैं तो पता है दोनों के पास में न्यूक्लियर वेपन है। तो इसीलिए ये न्यूक्लियर वेपन बनाने के चक्कर में हमेशा लगा रहता है ताकि यूएसए को डिटरेंस क्रिएट किया जाए। पर लेकिन अब ये मून चुन के आए हैं, इनके मानने से देखा जा रहा है कि ये रिलेशन कुछ ना कुछ सही होंगे, कि हो सकता है कि वो थर्ड थर्ड को यहाँ से हटाने के लिए बोल दिया जाए और थोड़ा सा डीमिलिटराइज जोन बनाने की कोशिश की जाए, मतलब यूएसए की चीजें यहाँ से हटा दी जाए। और इससे चाइना को भी संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि चाइना भी ने भी अपनी अप्रीहेंशन दिखाई है जब से यूएसए के सिस्टम यहाँ पे आके रखे गए हैं, तब से चाइना भी अप्रीहेंशन दिखा रहा है अपनी इस चीज को लेते हुए। ठीक है, तो देखिए ये बात और बोली गई यहाँ पे कि इन्होंने तो बोल दिया कि मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा आके, पर लेकिन ये बात है कि डोनाल्ड ट्रंप इन सब चीजों को मानेंगे या नहीं मानेंगे, तो अभी वो देखना बाकी है। तो देखिए अब आगे आगे क्या होता है, वो आगे आगे आर्टिकल में हम लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, ये नीचे वाला कॉन्सेप्ट भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, वन रोड वन बेल्ट वाला, फिर से एक बार देख लेते हैं, आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा, खासकर रिवीजन पे फोकस अब ज्यादा किया जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन भी हो जाएगा, तो यहाँ पे वन रोड वन बेल्ट वाला कॉन्सेप्ट एक बार देख लेते हैं फिर से। देखिए ये होता है वन रोड वन बेल्ट, ये नीचे वाला बेल्ट इसको बोला जाता है जो कि पानी से होते हुए जाता है, और ये होता है रोड वाला, ठीक है ना, तो इससे कनेक्ट किया जाता है। तो देखिए इंडिया भी इसका पार्ट माना गया है अकॉर्डिंग टू चाइना, पर अब तक इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट करने के बारे में नहीं सोचा है। ठीक है, तो क्यों नहीं सोचा है उसका रीजन मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, ये वाला रीजन है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये यहाँ से होते हुए जाता है और ये यहाँ पे आके बढ़ता है, जिसको गवादर पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसी की वजह से इंडिया बोलता है कि ये हमारे वाले पोर्शन से होते हुए जा रहा है, तो इसीलिए हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, और ये वन रेड वन बेल्ट का ही पार्ट है चाइना का। तो अभी कुछ दिनों पहले का कल परसों आप लोगों को न्यूज भी सुनने को मिली होगी, जो चाइना के एम्बेसडर थे उन्होंने इंडिया को वन बेल्ट वन रोड में साउंड काउंट वो वन बेल्ट वन रोड में मिलाने के लिए ये भी बोला है कि हम जो चाइना इकोनॉमिक पाकिस्तान जो कॉरिडोर है इसका नाम भी चेंज करेंगे।
हालांकि वो बाद में बोला गया कि अफवाह थी, ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। तो देखिए अगर वो सोचते हैं ऐसा नाम चेंज करने के, तो कहीं ना कहीं देखिए यार कई सारी बातें आती हैं। अगर हमने इसको मान लिया कि सही है, ये कॉरिडोर जा रहा है, हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो हम कहीं न कहीं ये एक्सेप्ट कर लेंगे इनडायरेक्ट वे में कि ये वाला पोर्शन पाकिस्तान का हो गया है। तो इसीलिए चाइना इंडिया की भी अपनी जगह अप्रीहेंशन सही है, पर लेकिन चाइना हमेशा ये बोलता है कि ये ऐसा कुछ नहीं है, आपको इसको पार्टिसिपेट करना चाहिए वन रोड वन बेल्ट को। और अभी 14th ऑफ मई को मीटिंग होने जा रही है, तो उसके लिए आर्टिकल और आ रहा है, और ज़्यादा उभर-उभर के इस तरीके का आर्टिकल आ रहे हैं। तो बोला ये जा रहा है कि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी वहाँ पे विजिट करें, आर्टिकल लिखने वाले ये बोलते हैं, तो ये एक सरप्राइज़ होगा बहुत लोगों के लिए, ठीक है? हम लोग तब से उसमें सेग्रीगेट हुए बैठे हैं, हम लोगों ने तब से इसमें सोच मतलब तब से इसको ज्वाइन करने के बारे में नहीं सोचा है। तो ये देखिए कई बातें निकल के आती हैं। एक तो जिस तरीके से हमने अपना सार्क का सैटेलाइट था उसको साउथ एशिया सैटेलाइट बना दिया है। क्यों बनाया है हमने वो? हमने इसीलिए बनाया जिस तरीके कि नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, हमारे पड़ोसी अफ़गानिस्तान हो गया, मालदीव और श्रीलंका हो गया, तो हम अपने पड़ोसियों के साथ में अच्छे रिलेशन बना सकें। दूसरा, अभी हमने डिजिटल इंडिया के बारे में, आधार कार्ड के बारे में कल आर्टिकल पढ़ा था उसमें। आधार कार्ड के आर्टिकल में क्या बताया गया था? उसमें ये बताया गया था कि जो आधार कार्ड की फैसिलिटी है, हमको अपने आस-पास वाले पड़ोसियों को प्रोवाइड करानी चाहिए। अगर हम नहीं कराएँगे, तो कल को चाइना आके उसको प्रोवाइड कराने लगेगा। अगर चाइना उसको आगे प्रोवाइड कराने लगेगा, वन रोड वन बेल्ट चल रही है, फिर डिजिटल इकोनॉमी पे भी चाइना कंट्रोल कर लेगा, तो इस तरीके से चाइना के अंडर में सारी चीज़ें आ जाएँगी। तो इंडिया को अपने पड़ोसियों के साथ में अच्छे रिलेशन बना के रखने हैं, तो इंडिया को इस तरीके के फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करानी ही करानी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया यहाँ पे बिगेस्ट मेंबर है अपने पड़ोसियों के बीच में, अगर सारे पड़ोसियों को देखा जाए तो, चाइना को छोड़ के, ठीक है? तो इसीलिए इनको अगर साथ में रख के चलना है, अगर इनको चाइना से दूर रखना है, वरना चाइना जिस दिन इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देगा और लार्ज स्केल पे, तो फिर इंडिया के लिए आने वाले टाइम में और ज़्यादा प्रॉब्लम ही क्रिएट हो जाएँगी। तो वो बात हमने डिस्कस की थी। तो ये बात है, देखिए इंडिया चाहता है कि अपने नेबर के साथ में मिल के रहे, पर लेकिन दूसरी साइड में अगर देखा जाए, तो जो सारे नेबर हैं इंडिया के, वो मैक्सिमम इसका पार्ट है, वन रोड वन बेल्ट का। तो अगर इंडिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो कहीं न कहीं चाइना के लिए वहाँ पे भी लेवरेज मिल जाती है। चाइना एक तरीके से अलग अलग ट्रीट करके चलेगा, तो इंडिया के ही रीजन में, सब इंडिया के ही रीजन में इंडिया को सेग्रीगेट कर देगा ये। इंडिया के ही रीजन में इंडिया को साइड में कर देगा, वन रोड वन बेल्ट। तो इसीलिए जितने भी आर्टिकल लिखने वाले हैं, वो हमेशा सजेस्ट करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा सॉल्यूशन देखना चाहिए कि इंडिया इसका पार्ट बन जाए। क्योंकि देखिए आने वाले टाइम में जिस तरीके से इंडिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बोला जा रहा है, और जिस तरीके से डिजिटल इकोनॉमी की साइड में हम लोग बढ़ रहे हैं, और आने वाली जो सेंचुरी को बोला जा रहा है एशिया की सेंचुरी है, और उसमें इंडिया चाहता है कि मेरा भी नाम हो उस एशिया की सेंचुरी में। तो वो तभी पॉसिबल है जब इंडिया सबके साथ में मिलके काम करे। अगर इंडिया सबके साथ में मिलके काम नहीं करेगा, तो कैसे बोला जाएगा कि ये सेंचुरी एशिया की सेंचुरी है? एशिया की सेंचुरी बोला भी जाएगा तो फिर चाइना के नाम पे बोला जाएगा ओनली, इंडिया का कोई नाम नहीं होगा, क्योंकि चाइना ही सब जगह छाया रहेगा। चाइना इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सब जगह छाया रहेगा, कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी सब जगह, इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना डेवलप कर रहा है सब कंट्रियों में उस तरीके से। तो इंडिया का नाम कहीं न कहीं धुंधमिल हो जाएगा अगर इंडिया मिल के काम नहीं करेगा। और बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में इंडिया ये सोच रहा है कि हमारी इकोनॉमी है वो लगभग 10 ट्रिलियन की हो जाए, ठीक है ना? 10 ट्रिलियन डॉलर की हो जाए, जो कि आज की डेट में 2 से 3 ट्रिलियन के बीच में है। तो अगर उसको 10 ट्रिलियन की बनाना चाहता है, तो उसको इंडिया को इन सब के साथ में मिलके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे। उनमें जब एक तरीके से इन्वेस्टमेंट होगा, तब यहाँ पे और ज़्यादा पैसा आएगा, और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी इंप्रूवमेंट होगी, उससे और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने से हमारी इकोनॉमी एक अच्छे लेवल पे बढ़ेगी। तो वो सब चीज़ें अगर चाहता है इंडिया, तो इंडिया को इसमें पार्टिसिपेट करना ही करना पड़ेगा। ये इस तरीके के सजेशन आर्टिकल में दे रहे हैं। ये नेक्स्ट वाला आर्टिकल फिर से फ्रांस के इलेक्शन से रिलेटेड है, तो फिर से इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें हम कुछ देख लेते हैं। हालाँकि सारी चीज़ें मैक्सिमम डिस्कस की गई हुई है। तो मैंने आप लोगों को ये पिक्चर दिखाई थी, तो ये पिक्चर हम लोगों ने डिस्कस की थी। ये हो गए मैक्रोन, जो कि जीत के आए अभी, जो प्रेसिडेंट बन गए यहाँ पे, और ये हो गई ली पेन, जिनको हराया गया है लगभग 30% के मार्जिन से। ठीक है ना? तो ये अभी हुआ क्या था, देखिए पहले तो सबसे पहले हमने यही बात डिस्कस की थी कि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। मतलब अब तक की जो मेन पार्टी थी, वो दोनों मेन पार्टी साइड में कर दी गई है, और ये जीत के आए हैं यहाँ पे। बिल्कुल मैंने आप लोगों को अरविंद केजरीवाल जी का भी एग्जाम्पल लेके दिखाया था। उस टाइम पे हम लोगों ने क्या बोला था कि बीजेपी जो कि पुरानी पार्टी है, और कांग्रेस जो कि उससे भी पुरानी पार्टी है, दोनों को हटा के अरविंद केजरीवाल ने नई पार्टी बनाई और वो जीत के आ गए। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे हुआ है। मतलब ये भी बिल्कुल ऐसी तरीके से जीत के आए हैं। हालांकि ये बोला गया था कि नई बोतल में पुरानी दारू भर दी गई है, मतलब पुरानी शराब भर दी गई है। मतलब इनकी जो विचार है वो डिफरेंट नहीं थे, बस इन्होंने चीज़ें थोड़ी-सी हल्की-सी अलग एंगल में बोलने की कोशिश की गई है, वरना विचार इतने ज़्यादा डिफरेंट नहीं थे। इनके जो विचार थे वो कंप्लीटली ट्रम्प वाले विचार थे, सेग्रीगेट कर देना, सब चीज़ों को साइड में रखना। पर लेकिन जो इनके विचार थे, ये इनका मेन फोकस क्या था, एक तो यूरोपियन यूनियन को साथ में लेके चलना है, इनने बोला नहीं लेके चलना है।
इन्होंने दूसरा बोला मैक्सिमम जो फोकस करना है एक ग्लोबलाइजेशन वाला फिनोमिना लेके चलना है। इन्होंने बोला ग्लोबलाइजेशन पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। इन्होंने बोला हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, पर उस एम्प्लॉयमेंट के साथ में इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ानी है, और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी वर्ल्ड के साथ में मिलकर बढ़ाएंगे हम, अकेले अपने साथ में नहीं, मतलब यूरोपियन यूनियन के साथ में मिलकर बढ़ाएंगे। इन्होंने बोला अपनी कंट्री फोकस करना है, अपने ही यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है, अपने ही आदमी को जॉब देनी है, बाहर वालों पे कोई फोकस नहीं करना है। इन्होंने बोला बाहर के आदमियों को यहाँ पे अलाउ किया जाएगा, जो रिफ्यूजी वगैरह जिनको बोला जाता है, अगर कोई आदमी यहाँ पे आ रहा है तो उनको बकायदा शरण दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है कि सेग्रीगेट किया जाएगा। इनको बोला कि बाहर से कोई भी आदमी को अंदर एंटर नहीं करने दिया जाएगा। इन्होंने देखिए इस तरीके की चीजें दिखाने की कोशिश नहीं की, जीनोफोबिया टाइप टाइप की चीजें। जीनोफोबिया होता है जो बाहर वाले आदमी से डर होता है, ये वर्ड कई बार पूछ लिया जाता है एसएससी वगैरह में, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या कई तरीके की चीजें आती हैं, तो इस तरीके के वर्ड का पता होना चाहिए। तो जीनोफोबिया वाली चीजें हो गई, या फिर कोई भी इस तरीके की चीजें हो गई जिससे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी पे अलग एक तरीके का फोकस पड़े, या फिर कोई भी इनको सेग्रीगेट करने की कोशिश करे, तो वो बातें सोचने वाली हो जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या चीजें थी, इसके अलावा ये चीजें थी कि देखिए यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन का फ्यूचर आप लोग बोल सकते हैं कि इनकी वजह से डिसाइड हो रहा था, इस इलेक्शन की वजह से। अगर किसी वजह से ये चुन के आ जाती तो क्वेश्चन मार्क लग जाता यूरोपियन यूनियन के ऊपर। क्यों? क्योंकि इसलिए अभी ब्रेग्जिट हुआ है, ब्रेग्जिट की वजह से जो ब्रिटेन है वो यूरोपियन यूनियन से निकल के जा चुका है। ब्रिटेन ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन से निकल के जा चुका है। अगर अब फ्रांस भी, जो बोला जा रहा था इनके इनके अंडर में, ली पेन के अंडर में, कि यूरोपियन यूनियन से निकलने की बात कर रहे हैं, अगर फ्रांस भी निकल के चला जाता तो 28 जो नेशन है इसमें से एक निकल जाएगा यूरोपियन यूनियन, 27 रह जाएगा, एक निकल जाएगा यहाँ से फ्रांस, तो 26 रह जाएगा, और अब बचा अब जर्मनी। तो जर्मनी एक ऐसी ओनली ताकतवर कंट्री बच गई यहाँ पे, जो कि एक ओनली मैन होल सोल अथॉरिटी यहाँ पे हो जाती। तो अगर देखिए फ्रांस और जर्मनी आज की डेट में 2 पावर है यहाँ पे, ठीक है ना? पहले 3 थी जिनको बड़ी-बड़ी पावर बोला जाता है। मैप एक बार देख लीजिए आप लोग। देखिए ये हो गया जर्मनी, ये हो गया फ्रांस, ठीक है ना? और इस तरीके से अगर ढंग से देखा जाए ये यूके हो गया, ढंग से देखा जाए और एक कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसको आप बहुत ही ज़्यादा ताकतवर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और सारी चीज़ों से बोल सकते हैं। तो अगर ये तीनों ही यहाँ से निकल के चली जाती हैं तो बची हुई जो बच गई 25 कंट्री, वो इनके ऊपर ज़िंदा है, उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है? और इसके अलावा जो बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है जो यूरो ज़ोन के बारे में बात की जा रही है। यूरो ज़ोन जो है उसमें 20 यूरो ज़ोन है, इसमें 19 नेशन है। देखिए यहाँ पे 2 बातें होती हैं, आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो यूरोपियन यूनियन हो गया, ठीक है ना? यूरोपियन यूनियन में 28 नेशन है, ठीक है? एक हो गया यूरो ज़ोन, जहाँ पे हम यूरो ज़ोन, जहाँ पे हम यूरो की बात करते हैं, इसका ये सिंबल रहता है, ठीक है? तो जो करेंसी है यहाँ पे यूरोपियन यूनियन की, तो उसमें ओनली 19 नेशन है। तो उसमें ओनली 19 नेशन है और यहाँ पे 28 नेशन है, तो सब नेशन नहीं एक्सेप्ट करते हैं यूरो को। कुछ की अपनी खुद की करेंसी है। तो कुछ की दोनों करेंसी है, जैसे फ्रांस में दोनों करेंसी चलती है। मैंने दोनों बताया था आप लोगों को, बताया था फ्रांस की करेंसी 2-3 बार बता चुका हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोनों की करेंसी चलती है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे दोनों की करेंसी चल रही है, तो इसलिए ओनली 19 नेशन है, और उसमें से अगर फ्रांस भी निकल जाता है तो ये कहीं न कहीं आशंका जताई जा रही थी कि सोचने वाली बात आ जाती है अब यहाँ पे कि किस तरीके से इसका फ्यूचर चलेगा यूरोपियन यूनियन का। अब ये जो बोल रहे हैं, अब जो नए प्रेसिडेंट चुन के आए हैं, तो अब मैक्रोन अब ये बोल रहे हैं कि जो इनका फोकस रहेगा वो मैक्सिमम 3 चीज़ों पे रहेगा। सबसे पहला तो वही हो गया कि फ्रांस की इकोनॉमी को अच्छा करना है, दूसरा यूरोपियन यूनियन के साथ में मिलके काम करना है, और तीसरा ग्लोबल के साथ में किस तरीके से रिलेशन अपने अच्छे करने हैं। इसके अलावा जो फोकस रहेगा वो किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, उस पे फोकस रहेगा। दूसरा किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के साथ में जो लेबर मार्केट है, वो बहुत ही वीक हो चुकी है, उसको ढंग से वर्क नहीं मिल पा रहा है, तो उससे फोकस किया जाएगा। और सब चीज़ों में एक तरीके से बातें देखी जा रही है कि ये कंबाइन अप्रोच लेके चलेंगे। जो इन्होंने अपने कैंपेन के द्वारा भी चलाई गई थी, मतलब कुछ भी सेग्रीगेट नहीं किया जाएगा। और अभी जो आगे इलेक्शन होने वाले हैं पार्लियामेंट के, ठीक है ना? वहाँ पे देखा जाएगा अभी यहाँ पे क्या इलेक्शन चुन के आते हैं। हालाँकि देख बोला जा रहा है कि बहुत ही नया इनके लिए एक्सपीरियंस रहेगा वो। तो वो भी बातें आगे देखने को मिलेगी अभी जैसे-जैसे आएगी, तो ऐसे-ऐसे हम डिस्कस करेंगे। ये कंप्लीट इस आर्टिकल के बारे में था। ओके? जो नेक्स्ट वाला आर्टिकल है, हालाँकि पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, पर लेकिन ईवीएम मशीन के बारे में ज़िक्र किया गया है। यहाँ पे मैं आप लोगों को पूरा मुद्दा बताता हूँ, यहाँ पे आधा मुद्दा बताया गया है इस आर्टिकल में, तो पूरा मुद्दा क्या है मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। देखिए होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा यूपी के इलेक्शन हुए थे अभी। यूपी के मतलब 5 स्टेटों के इलेक्शन हुए थे, ठीक है ना? यूपी में हुए थे, गोवा में हुए थे, पंजाब में हुए थे। तो इस तरीके से मणिपुर में 5 स्टेट में इलेक्शन हुए थे, तो वहाँ पे जो ईवीएम मशीन यूज़ की जा रही थी, जो वोटिंग मशीन होती है, जो यूज़ की जा रही थी, उसपे कई कई पार्टियों ने उसपे उँगली उठाने स्टार्ट कर दी। सबसे पहले मायावती जी ने बोला कि ये ईवीएम मशीन है, उनमें गड़बड़ी की गई है। फिर अखिलेश यादव भी साथ आ गए, उनके साथ में अरविंद केजरीवाल भी आ गए। तो वो सारी बातें हो ही रही थी, अब तक चलती हुई आ रही थी कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ है,
इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने कई सारे बातें बताई उसके बारे में कि ईवीएम मशीन में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को चीज़ों को सेटल करके इसमें कोई मशीन इसमें दिक्कत नहीं है और बहुत ही सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा जाता है। पहले जो मशीन है, पहले सबसे पहले जब इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस में रखी जाती है, तो वहाँ पे चेक की जाती है, फिर वहाँ से निकालने के बाद में चेक की जाती है, फिर जब बूथ पे पहुँचती है, वहाँ पे चेक की जाती है। बूथ पे पहुँचने के बाद में जब इलेक्शन स्टार्ट होने से पहले चेक की जाती है सब पार्टी के कैंडिडेट को बुला के। तो कैसे बोला जा सकता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है? इसके अलावा अगर मशीन यहाँ पे रखी हुई है, उसमें कोई भी ऐसा नेटवर्क नहीं है जिस तरीके से फ़ोन में होता है कि ये बाहर में कोई नेटवर्क लगा है, उसके साथ में उसका कनेक्शन है। ये मशीन है यहाँ पे और यहाँ पे जो भी सिस्टम रखा हुआ है उसके साथ में कनेक्ट है। इसके अलावा बाहर से इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, जिस रूम में रखी हुई है उससे बाहर इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। अगर फिज़िकली कोई आके इसमें कुछ करता है अंदर घुस के, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो सके, पर लेकिन अगर कोई ऐसा बोले इसको हैक करके उल्टा-सीधा कुछ ऐसा किया जा सकता है, वो पॉसिबल नहीं है। और अगर खोलने की भी बात करी जाए तो जो सिस्टम इसमें एम्बेडेड है वो इस तरीके से है कि उसको फिज़िकली डैमेज करना पड़ेगा। पता चल जाएगा कि किसी ने छेड़छाड़ की है मशीन के साथ में, तो इस तरीके से बनाई गई है। मेमोरी वगैरह है वो इनबिल्ट है इसमें, ऐसा नहीं है कि एक मेमोरी कार्ड निकाल के दूसरा मेमोरी कार्ड डाल दिया आप लोगों ने। तो इस तरीके की मशीन है और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया भी इसके ऊपर पूरी सफाई अपनी दे चुके हैं। पर लेकिन अभी क्या बताया गया है, अभी देखिए हुआ क्या था, अभी जो अब आर्टिकल के बारे में सुन लीजिए। आर्टिकल में एक पहलू बताया गया है, मैं 2 पहलू बताता हूँ। 2 पहलू क्या है अभी? अभी अरविंद केजरीवाल जी पे एक मतलब बहुत ही बड़ा आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने एक लीडर से, अपने एक ही नेता से 2 करोड़ रुपए लिए और तीसरे आदमी ने उनको देख लिया ये पैसे लेते हुए, जो कि वो भी इन्हीं के नेता थे। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को? तो उन्होंने बोला कि पॉलिटिक्स होती है, ऐसा करना पड़ता है। तो काइंड ऑफ ये आरोप लगा रहे हैं तीसरे नेता। तो सुनने में ये आ रहा था कि अरविंद केजरीवाल एक असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाया उन्होंने, तो जिक्र ये आ रहा था कि स्पेशल सेशन में ये क्लेरिफाई करेंगे ये जो बात थी। इस बात को क्लेरिफाई करेंगे कि ये चक्कर क्या है, आप लोगों के ऊपर करप्शन का केस जो लग रहा है और ये जो आदमी है नए नेता, ये सीबीआई के पास भी बोले हैं, मैं सीबीआई के सामने भी वो दूँगा बयान और प्रेस में इन्होंने खुल के बयान दिया सबके सामने कि मैंने देखा और मेरे पास में सबूत भी हैं। तो सब ये सोच रहे थे कि स्पेशल असेंबली का सेशन बुलाया गया है तो अरविंद केजरीवाल जी क्लेरिफाई करेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है। पर लेकिन जो स्पेशल असेंबली का सेशन बुलाया गया, अरविंद केजरीवाल ने भी सबको बोला कि बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ। तो लोगों को लगा कि ये वाली बात यहाँ पे खुलासा करने जा रहे हैं, पर लेकिन यहाँ पे जो मुद्दा निकल के आया, वो निकल के आया ईवीएम मशीन का। तो अरविंद केजरीवाल जी जो बोलते हैं हर टाइम करप्शन के खिलाफ है, जरा सा करप्शन कहीं पे होता था सामने निकल के आ जाते थे। तो ये वाली बात उन्होंने चुप्पी साधे रखी, इस पे उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। तो सारी मीडिया इसके ऊपर, आप लोगों ने न्यूज़ में भी सुना होगा, सारी मीडिया उँगली उठा रही है अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कि जो पार्टी करप्शन के मुद्दे पर, इनकी कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं, बस ओनली करप्शन इनका मुद्दा था। वरना कोई आइडियोलॉजी नहीं है कि इस आइडियोलॉजी पे इलेक्शन लड़ के आए, इनका मुद्दा बस ये था कि हमको करप्शन नहीं आने देना है सोसाइटी में, ठीक है? पर लेकिन इन्होंने यहाँ पे मुद्दा उठा दिया ईवीएम का। इन्होंने ईवीएम का एक प्रोटोटाइप लेके आए, ईवीएम का एक मॉडल लेके आए और उसमें दिखाया गया कि किस तरीके से ईवीएम में भी मतलब डुप्लीकेशन किया जा सकता है, किस तरीके से ईवीएम के साथ में छेड़छाड़ की जा सकती है। तो ये बोल रहे हैं कि इस तरीके के मुद्दे में न पड़ के अरविंद केजरीवाल को अपने पॉलिटिकल चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस देना चाहिए। ये इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के हाथ की बातें हैं। वो इससे अपने आप उलझ लेंगे, उनको पता है किस तरीके से सही है और किस तरीके से गलती है। और जो प्रोटोटाइप मॉडल अरविंद केजरीवाल ने दिखाया गया है यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा, मतलब उनके एक साथी के द्वारा, वो एक तरीके से गलत तरीके का बनाया गया है और गलत तरीके से उसको प्रस्तुत किया गया है, ठीक है ना? तो ये मैंने एक आर्टिकल दूसरे न्यूज़पेपर में पढ़ा था और एक आर्टिकल ये यहाँ का हो गया, तो दोनों का कंबाइन करके मैंने आप लोगों को बता दिया। तो यहाँ पे ओनली ईवीएम के बारे में बताया गया, जबकि पूरा जो कंबाइन था वो ये वो सोच रहे थे लोग कि इसीलिए यहाँ पे इन्होंने असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाया है। ओके, ये वाला आर्टिकल कुछ नहीं है। इस वाले आर्टिकल में इन्होंने अपने एफबीआई, जो कि यूएसए की सिक्योरिटी एजेंसी है, फेडरल एजेंसी है, उनके डायरेक्टर को इन्होंने हटा दिया है, तो उसके बारे में आर्टिकल है। तो ये तो ट्रंप जी हैं, इस तरीके के स्टेप्स लेने में माहिर है और इसके बारे में, इसी के नाम पे इनको जाना भी जाता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, ये वाला आर्टिकल सीरियस से रिलेटेड है। अब सीरियस से रिलेटेड कैसे है, हमने इसको अभी आई थिंक 5 में या 4 तारीख में इसको डिस्कस किया था कंप्लीट आर्टिकल को। तो फिर से उसी के बारे में आर्टिकल आया हुआ है, फिर से एक बार देख लेते हैं, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। देखिए है क्या, यहाँ पे दो पार्टी हैं, मतलब पहले तो आप लोग ये देखिए, ये है पैलेस्टीन, ये है 1947 में, ठीक है ना? उसके बाद में इजराइल आ जाता है 1948 में। तो जैसे ही इजराइल का गठन होता है 1948 में, तो बोला ये गया था टू टू नेशन थ्योरी के बेस पे उसका वो हुआ था कि ज्यूज के लिए इजराइल हो गया और मुस्लिम के लिए क्या हो गया, पैलेस्टीन हो गया, ठीक है? तो इजराइल ने घुसना स्टार्ट कर दिया, 1948 में इजराइल आ गया। तो उसके बाद में जो इजराइल जैसे जैसे पेनिट्रेट करता गया, तो यहाँ पे देखिए ये पैलेस्तीन था, इसके बाद में डिवाइड कर दिया गया पैलेस्तीन को भी, ठीक है? अब पैलेस्तीन 2 जगह डिवाइड हो चुका है, एक ये वाला पोर्शन हो गया और दूसरा ये वाला पोर्शन हो गया। इस वाले पोर्शन को गाजा पट्टी बोला जाता है और इस वाले पोर्शन को वेस्ट बैंक बोला जाता है। अब इनके दोनों के बीच में कनेक्शन भी नहीं है, इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया है,
ठीक है। तो ये इजराइल हो गया यहाँ पे। तो जो इजराइल हो गया, जो हमास है वो यहाँ पे रीजन करते हैं, ठीक है ना, और जो फतेह है वो यहाँ पे रीजन करते हैं, ठीक है। जो फतेह है वो यहाँ पे रीजन करते हैं। जो देखिए ये अभी जो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे हमास वालों की बात कर रहे हैं। तो ये हमास है, बहुत ही ज्यादा कट्टर टाइप के आदमी है, ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो मिलिटेंट टाइप की आइडियोलॉजी थी, कोई भी इनको सपोर्ट नहीं करता था। और जो यहाँ पे फतेह हैं, ये वाले थोड़े लिबरल टाइप के आदमी थे, और ये हमेशा चाहते थे कि मिलजुल के काम कर लिया जाए इजराइल के साथ में, और सबको शांति से चीजों को सॉर्ट आउट किया जाए। तो अब तक जो ये हमास है, ये अब तक उल्टी सीधी बातें सारी किया करते थे, हमेशा बंदूक के दम पे बातें करने की कोशिश किया करते थे। पर लेकिन अब क्या देखने को मिल रहा है, अब इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी चेंज कर दी है। अब आइडियोलॉजी चेंज करके इन्होंने क्या बोला है कि हमारे जो ज्यूस आदमी है उनके साथ में कोई रिलेशन खराब नहीं है, कोई उनकी लड़ाई नहीं है। हमारी जो लड़ाई है, वो लड़ाई है एक इस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, मतलब हमको वहां से हटा के बिल्कुल, और ये अपना राज्य जो जमा रहे हैं उसके ऊपर हमारी लड़ाई है। तो इन्होंने जो अपना प्लान रखा है उसमें बोला है जो 67 के टाइम पे, जो एक तरीके से 67 के टाइम पे जो ऑक्यूपेशन था, ये 67 के टाइम का ही ऑक्यूपेशन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। इस ऑक्यूपेशन के हिसाब से ये बोल रहे हैं कि हमको इसके हिसाब से काम करना है। 67 के टाइम पे जो ऑक्यूपेशन था, हमको वो वाला पैलेस्टीन दे दो। तो देखिए डायरेक्टली आज तक इन्होंने माना नहीं था कि इजराइल कोई कंट्री है। पर लेकिन इसके इस इनका जो नया जो इनका एजेंडा निकल के आया है, उसके बेस पे आप लोग बोल सकते हैं, इन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला है कि हम इजराइल को मानते हैं। पर जब इजराइल 1948 में इजराइल का गठन हो गया, ठीक है, और ये बोल रहे हैं 1967 के हिसाब से हम लोग मानना चाहते हैं कि जो जो जहाँ पे है उसको उसी तरीके से बसा दिया जाए। तो इनडायरेक्ट वे में तो यही हो गया ना इनका मानना कि इन्होंने मान लिया है कि जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला इज़राइल का पोर्शन है। तो इन्होंने बोला नहीं है अपने उसमें, जो इन्होंने अपना जो भी पैम्पलेट या जो भी निकाला है जिसमें बातें इन्होंने बोली है, पर लेकिन इनडायरेक्ट वे में यही हो रही है। अगर आप 1967 के हिसाब से आप लोग मान रहे हैं, तो सीधी-सी बात ये होगी कि आप एक्जिस्टेंस ऑफ द इज़राइल को मान रहे हैं कि इज़राइल भी एक्जिस्ट करता है, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं आइडियोलॉजी जो अब इनकी दिख रही है, वो चेंज होती दिख रही है, बिल्कुल ऐसी जैसे कि यहाँ पे फतेह की थी। तो अब आने वाले टाइम में बोला जा रहा है कि कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। पर लेकिन इज़राइल का हम लोगों ने देखा था, वो सब बातें जो आगे बताना जा रहा हूँ, वो इस आर्टिकल में नहीं लिखी है, वो लास्ट आर्टिकल की थी। इज़राइल ने क्या बोला था? इज़राइल ने बोला था कि ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ऐसा कुछ मानने वाले हैं नहीं, ठीक है? इज़राइल का ये मानना था, और ट्रम्प भी आज की डेट में इज़राइल के साथ में है। ओबामा जी जो थे वो इनको अपोज़ करने लगे थे इज़राइल को। ओबामा जी क्या करते थे, पहले इनको जब भी यूएन में वोटिंग होती थी, तो यूएन में जैसे ही वोटिंग होती थी, हमेशा पहले इज़राइल के सपोर्ट में वोट किया करते थे, पर लेकिन वो अब्सटेन करने लगे थे, मतलब वोट करने जाते ही नहीं थे। तो इज़राइल के खिलाफ जो भी वहाँ पे एजेंडा आया करता था, वो पास हो जाया करता था। तो इज़राइल के ऊपर अब सैंक्शन लगाने की बातें आने लगी थी कहीं न कहीं निकल-निकल के, जिसकी वजह से इज़राइल को भी डर लगने लगा था। पर जब से डोनाल्ड ट्रम्प चुन के आए, उन्होंने बोला मैं फिर से इसको मतलब वीटो कर दूँगा, जो भी इज़राइल के खिलाफ कोई भी वहाँ पे यूएन असेंबली में कोई भी किसी भी तरीके का एजेंडा आएगा तो। तो फिर से इज़राइल की जो ताकत है उस निकल के सामने आने लगी, और इज़राइल ने फिर से चीज़ों को बोलना स्टार्ट कर दिया कि मैं जो बातें हैं वो अपने हिसाब से करूँगा। हालाँकि देखिए बातें वही है जो टू नेशन थ्योरी वाला ज़िक्र किया था, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना ने दी थी। सब आदमी चाहते हैं कि टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आ जाए, जिस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया को बोला जाता है कि बन गए थे 2 नेशन अकॉर्डिंग टू मुस्लिम और अकॉर्डिंग टू हिंदू। हालाँकि वो मोहम्मद अली जिन्ना का कॉन्सेप्ट था, इंडिया ने कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। इंडिया ने हमेशा ये बोला है कि हमारे यहाँ पे भी आपसे ज़्यादा मुसलमान हैं, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके वहाँ पे मुसलमान हैं। तो हमारे यहाँ पे भी मुस्लिम आदमी है, वो भी भाई इंडिया को अपनी कंट्री मानते हैं, वो भी उनका भी दिल इंडिया के तिरंगे के लिए धड़कता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इंडिया ने उस थ्योरी को कभी नहीं माना। तो इसी के बेस पे बोला जाता है कि देखिए कहीं न कहीं आप लोग अगर पैलेस्टीन में और इज़राइल वाले इश्यू में इस थ्योरी को मान लेते हैं, तो कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है। तो उसके बारे में ज़िक्र किया गया है। तो हमास की जो आइडियोलॉजी है वो चेंज हुई है, तो उसके ऊपर ये हल्के से इसने ज़िक्र कर रखा है, और कंप्लीट आर्टिकल मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया, पूरा जो है वो ये है, ठीक है? तो ये देखिए डेड सी हो गया, मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था, जॉर्डन हो गया यहाँ पे, और ये हो गया क्या, ये आप पैलेस्तीन बोल सकते हैं, और ये वाला क्या हो गया यहाँ पे इज़राइल बोल सकते हो, तीनों के बॉर्डर पे ये पड़ता है, ठीक है? तो थोड़ा-सा मैप आप लोग देख लिया कीजिए, थोड़ा-सा चीज़ों को सेटल डाउन करने में प्रॉब्लम नहीं रहती फिर। देखिए ये वाला नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। इस वाले नेक्स्ट आर्टिकल में ट्रिपल तलाक के बारे में जिक्र किया गया है। एक्चुअली ये आर्टिकल क्यों आया, ये आर्टिकल इसलिए आया क्योंकि सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की जो है वो सुनवाई होने जा रही है फिर से, ट्रिपल तलाक के ऊपर रिलेटेड है ये केस। ट्रिपल तलाक के ऊपर रिलेटेड कैसे है, देखिए जो मुस्लिम महिला है, वो मुस्लिम महिला ये बोलती हैं कि हमारे साथ में अत्याचार होता है। आदमी है ट्रिपल तलाक बोल देता है आके 3 बार तलाक तलाक तलाक, और तलाक हो जाता है। कई बार तो ऐसा केस देखने को मिला है, मध्य प्रदेश में हम लोगों ने जिक्र किया था, वहाँ पे एक औरत सो रही थी, मुस्लिम महिला जो थी, और उनके हस्बैंड आए काम से, तो उनको देख के वो बुरा लगा कि मैं काम से आई हूँ, ये आराम से मस्ती में सो रही है। तो उन्होंने आके बोल दिया तलाक तलाक तलाक, और चले गए बोल के। फिर उनकी सासू माँ जो थी, उन्होंने बोला कि तुम्हारा हस्बैंड तुमको तलाक देके चला गया है, ठीक है? तो ऐसे-ऐसे भी केस देखने को मिले हैं। बहुत बार फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे भी
तलाक के केस देखने को मिला है। तो इस तरीके से भी तलाक हो जाते हैं और ये जो हक दे रखा है ये ओनली यहाँ पे आदमियों को दे रखा है, औरतों को इसको कोई हक नहीं दे रखा है तलाक लेने का। ये तो ये कहीं न कहीं गलत है औरतों के साथ में, तो उसी के ऊपर बहुत सारे केसेस हो चुके हैं और फिर से सुनने को आ रहे हैं। जैसे ही केस आते हैं तो मुस्लिम कम्युनिटी के जो ये ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड के जो आदमी हैं ये बोलते हैं कि हमारा ट्रिपल तलाक, पॉलीगैमी या निकाह हलाला वाला जो इश्यू है, ये हमारा पर्सनल इश्यू है। तो ये हमारा पर्सनल इश्यू है, मुस्लिम पर्सनल लॉ का इश्यू है, तो आप लोगों को इसमें बीच में नहीं आना चाहिए। ठीक है ना? तो ये बोला गया है, तो ये हमेशा इसको अपोज करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला है कि यार देखो ये आपका जो पर्सनल लॉ का इशू है, इसको हो सके तो आप लोग अपने खुद से आराम से सोल्व कर लो, अपने आप से सोल्व कर लो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसको पॉलिटिकल इशू न बनाया जाए। ये भी बातें हम लोगों को देखने को मिली थी। पर लेकिन और भी इसके अलावा कई बातें देखने को मिलती है, वो कई बातें क्या हैं कि ट्रिपल तलाक के बारे में अगर देखा जाए तो ट्रिपल तलाक को ये बोला जाता है कि ट्रिपल तलाक के बारे में जो मुस्लिम जो असली लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उसके बारे में मतलब उनकी जो असली बुक है, कुरान आप लोग बोल सकते हैं, कहीं पे भी उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। और जो लिखी भी है, जो डेफिनेशन लिखी है, वो एक अलग तरीके की है। ये इन्होंने चेंज कर करके टाइम टू टाइम पॉलिटिकल लीडर या सोसाइटी के बेस पे जो भी है, उसको चेंज कर करके यहाँ तक लाके पहुंचा दिया है। ठीक है? तो इसे बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोर्ट इसमें इंगेज होता है तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है, डिफिकल्ट इशू है, बहुत ही सोच समझ के सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा। ठीक है? तो ट्रिपल तलाक जो है वो इनवैलिड है अगर देखा जाए, मुस्लिम के लॉ के हिसाब से भी उसमें उसका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। पर लेकिन जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उनके हिसाब से बोला जाए तो वो बोलते हैं कि हमारे राइट में इंटरफेयर मत करो, ये हमारा रिलीजन मैटर है और आपको इसमें अंदर नहीं आना चाहिए। ये हमेशा इस बात को लेके बाहर निकल के आते हैं और हमेशा इसको अपोज करते हैं कि कोई भी आके इसमें इंटरफेयर न करे। ओके, अब देखिए यहाँ पे असली में क्या है जो बताया गया है, वो ये बताया गया है कि देखिए जो आज की डेट में ट्रिपल तलाक दिया जाता है, इंस्टेंटेनियस जो बोला जाता है, तलाक 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 3 बार, उसको ये तो ट्रिपल तलाक उसको बोला जाता है, या फिर बोला जाता है तलाक ए बिद्दत, ये भी एक ही नाम है इसका। तो जो एक तो ये हो गया, ठीक है ना, तो ये वाला तलाक हो गया, एकदम बोल के तभी तलाक हो गया, काम खत्म हो गया, जिस तरीके से मैंने बोला है अभी, मध्य प्रदेश में तलाक 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 3 बार बोल दिया गया और वहां पे तलाक हो गया। पर लेकिन जो असली बात है जो कि लॉ में लिखी हुई है वो है तलाक ए एहसान। एक तो ये, ठीक है ना, ये क्या होता है, अगर आपको लगता है तलाक होने वाला है तो 90 दिनों का टाइम दिया जाएगा। 90 दिनों तक आप लोग सोच लीजिए, 90 दिनों के बाद में अगर आपको लगता है कि तलाक हो सकता है, तो आप 90 तलाक देने के बाद में मतलब 90 दिनों के बाद में आप फिर से आके मिल सकते हैं। ठीक है ना, 90 दिनों तक कि रिक्वायर द 90 डेज पीरियड एब्सटेन। ठीक है, इसके बाद में तलाक एहसान, मतलब यहाँ पे एहसान है, यहाँ पे एहसान है। ठीक है ना, तो अगर प्रोनाउंसिएट गलत कर रहा हूँ थोड़ा उसके लिए सॉरी यार, तो कि मतलब उसको नेगेटिव वे में मत लीजिएगा कुछ किसी भी तरीके से। यहाँ पे जिस तरीके से 90 दिन का टाइम दिया जाता है 3 महीने का, यहाँ पे 1 महीने का टाइम दिया जाता है। मतलब एक ऑप्शन यहाँ पे दिया जाता है, आप फिर से मिल सकते हैं तलाक होने के बाद में, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे फिर से मिल सकते हैं, तीसरी बार अगर इसी तरीके की कंडीशन बन जाती है तो तब तलाक होता है। असली तलाक ये था कि 3 मौके दिए जाएंगे, इसको तलाक बोला गया था। पर लेकिन आज की डेट में जो चेंज करके कर दिया गया है कि 3 बार तलाक बोला जाएगा और तलाक हो जाएगा। मतलब असली जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है, लास्ट लेटर 2 पार्ट इस्लामिक पर्सनल लॉ में लिखे हुए हैं, पर फर्स्ट वाला पार्ट जो कि फटाफट 3 बार बोल दिया, वो ऐसा कुछ नहीं है। नो एविडेंस, इसके कोई भी एविडेंस नहीं पाए जाते हैं तलाक ए बिदात के, जो कि यहाँ पे बोला गया 3 बार तलाक बोल दिया जाए। और जो बड़े-बड़े मुस्लिम लीडर हैं, जो अच्छे खासे जो असली मुस्लिम में जो ढंग से वो करते हैं, मतलब बिलीव करते हैं, वो उनका भी यही मानना है। सलमान खुर्शीद जी का भी कल आर्टिकल था, उसके बारे में भी यही जिक्र हो रहा था, जो कि कांग्रेस के लीडर हैं। उन्होंने भी कुछ इसी तरीके की बातें सामने रखी थी कि जो तलाक के इशू पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अपना अपना मतलब एक तरीके से साथ देने को बोला है। सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट को मतलब एक तरीके से हेल्प करने की उन्होंने बोली है, और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी हेल्प एक्सेप्ट भी कर ली है। तो इनका भी मानना ये है कि डिफरेंट डिफरेंट जो ओलेमा है, अगर डिफरेंट कंट्री के और एरिया के देखा जाए तो उनका खुद का व्यूज डिफरेंट है, और उसी के बेस पे वो लॉ को भी अलग तरीके से चेंज कर लेते हैं। तो यही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि जो लॉ है वो असली लॉ ये है कि 3 टाइम दिया जाएगा, 3 बार सोचा जाएगा। और वहां पे ऐसा भी कुछ नहीं था कि ओनली ओनली मैन मैन कर सकते हैं, वुमेन को भी उसके बारे में पावर दे रखी थी, पर लेकिन आते आते उसको बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। तो ये बात बोली जा रही है यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा-सा समझाने की कोशिश एक बात और की गई है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट भी कई बार इस बारे में ज़िक्र कर चुका है, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में डाउट कर चुका है कि जो ये आपका जो ट्रिपल लॉ वाला चक्कर है जिसमें 3 बार तलाक जल्दी-जल्दी बोला जाता है, वो सही नहीं है। और कई केसों में तो ये भी बोल चुका है कि ये पार्ट नहीं है मुस्लिम लॉ का, ठीक है? तो ये इस तरीके से कई बार कंट्रोवर्सी निकल के आती है कि ये बोलते हैं कि जो कंट्रोवर्सी भी निकल के आती है कि इस्लाम के लॉ में इंटरफेयर कर किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक और चीज़ें देखने को मिलती है, वो चीज़ क्या देखने को मिलती है, आर्टिकल 13। जब कई बार ये मुस्लिम कम्युनिटी जो के लीडर हैं, ये बोलते हैं कि आप हमारे फंडामेंटल राइट में दखल दे रहे हैं।
तो आर्टिकल 13 के हिसाब से अगर देखा जाए कि कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट के अपोज में जाता है तो वो लॉ को लॉ नहीं माना जाएगा, उसको अवॉइड कर दिया जाए, उसको वॉइड मान लिया जाएगा, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये बोला जा रहा है जो जो आप इसको बोल रहे हैं कि फंडामेंटल वो लॉ बोला गया है वहां पे, अगर कोई लॉ होगा तो ये जो पर्सनल लॉ की बात कर रहे हैं तो पर्सनल लॉ तो नाइदर लॉ और नोर ए कोई फोर्स, ना तो लॉ के द्वारा कोई फोर्स की गई चीज है और ना ही ये लॉ है। तो पर्सनल लॉ तो इनमें से कोई भी नहीं है, तो फंडामेंटल राइट का हनन होने का तो यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ये भी बोल के सुप्रीम कोर्ट ने इसको साथ में कर दिया गया कि फंडामेंटल राइट की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। आप बोल रहे हैं कि फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। आप लोगों को बताना है फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में जो आते हैं किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में आते हैं, और जो 19 वाला आर्टिकल है उसके सारे पार्ट भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए बहुत बार पूछ लिया जाता है, और खासकर जिस तरीके से मतलब वो प्रीलिम्स पास में आ रहा है तो ये इसके पार्ट बहुत बार पूछे जाते हैं कि कौन कौन से पार्ट उसमें रखे हुए हैं। तो आप लोगों को नीचे बताना है, और ये भी बताना है जो किस पार्ट में आता है, जो हमारा एक साइड में फंडामेंटल राइट हो गया, दूसरी साइड में फंडामेंटल ड्यूटी, और किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई है, ये भी बताना है, ठीक है ना। और इसके साथ में अगर आप बताना चाहे तो वो भी बता सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस पार्ट में आती है कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा आज कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, तलाक जो है वो कहीं ना कहीं वोलेट करता है वुमेन्स के राइट को और इक्वलिटी को और उनकी फ्रीडम को। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने वाले बेस पे चलता है और अगर इस तरीके से चीजें नहीं देखी जाती है तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि जो मतलब सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी भी चीज को, चाहे धरती पे कोई भी चीज है इंडिया में, उसको कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं माना जाएगा। तो सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है। अगर किसी आदमी के फंडामेंटल राइट को पूरा नहीं किया जा रहा है तो फिर कोई ला नहीं है, कोई रूल नहीं है, उन सब चीजों को साइड में रखा जाएगा उठा के। ये बोला गया है कंप्लीट कंक्लूजन में यहाँ पर आके। ओके, तो कंप्लीट जो फोकस करना है तो इसी के बारे में फोकस करना है। तो देखिए ये कंप्लीट आर्टिकल हो गया, आपको पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगा, और क्वेश्चन भी आप लोगों को पता है, जिसने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है वहाँ पे भी क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं कुछ, और फेसबुक पोस्ट पेज पे तो आर्टिकल भी पोस्ट किए जाते हैं और क्वेश्चन भी पोस्ट किए जाते हैं। तो दोनों चीज आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये फेसबुक का लिंक है, दोनों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक कीजिए, और चीजें दूसरों को पढ़ा भी दीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है ना। जितना चीजें हो सकता है दूसरों से शेयर कीजिए, आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। खासकर रिवीजन करने का इससे अच्छा सोल्यूशन कुछ नहीं है, दूसरों को पढ़ा दीजिए चीजें उठा के, तो आप लोगों की चीजें याद रह जाएगी। ओके, तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।